दोस्तों, कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें कभी नहीं खोला जाना चाहिए। कुछ ऐसे खेल होते हैं जिन्हें कभी नहीं खेला जाना चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही ओइजा बोर्ड की। लोग इसे महज एक खेल समझते हैं, आत्माओं से बात करने का जरिया मानकर मजाक उड़ाते हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जब आप दूसरी दुनिया का दरवाजा खोलते हैं तो सिर्फ वही चीज़ अंदर नहीं आता जिससे आप बात करना चाहते हैं, बल्कि वो भी आ जाता है जो अंधेरे में आपका इंतजार कर रहा है। आज की खौफनाक दास्तान 4 दोस्तों की है, विक्रम, निशा, कबीर और अंजलि। इन्होंने कौतूहल में आकर एक ऐसा दरवाजा खोल दिया जिसे बंद करना इनके बस की बात थी ही नहीं। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज की रात बहुत लंबी होने वाली है। लोग इसे महज एक खेल समझते हैं, आत्माओं से बात करने का जरिया मानकर मजाक उड़ाते हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जब आप दूसरी दुनिया का दरवाजा खोलते हैं तो सिर्फ वही चीज़ अंदर नहीं आता जिससे आप बात करना चाहते हैं, बल्कि वो भी आ जाता है जो अंधेरे में आपका इंतजार कर रहा है। आज की खौफनाक दास्तान 4 दोस्तों की है, विक्रम, निशा, कबीर और अंजलि। इन्होंने कौतूहल में आकर एक ऐसा दरवाजा खोल दिया जिसे बंद करना इनके बस की बात थी ही नहीं। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज की रात बहुत लंबी होने वाली है। यह बात लखनऊ के बाहरी इलाके में स्थित एक बेहद पुरानी और वीरान पुश्तैनी हवेली की है। यह हवेली विक्रम के परिवार की थी, जो पिछले 40 सालों से बंद पड़ी थी। आसपास के गांव में इस हवेली के बारे में खौफनाक किस्सा सुनाते हैं। साल 1984 में इस हवेली के अंदर विक्रम के एक दूर के दादा रहते थे, रघुवीर सिंह। उन्हें पुरानी और अजीबोगरीब चीजें इकट्ठा करने का बहुत शौक था। एक दिन उन्हें कहीं से एक प्राचीन काले पत्थर और लकड़ी से बना ओइजा बोर्ड मिलता है। रघुवीर सिंह ने बिना अंजाम जाने उस बोर्ड के जरिए एक ऐसी शक्ति को बुला लिया था जिसे वो दोबारा काबू नहीं कर पाए। कहते हैं कि उस घटना के ठीक 3 दिन बाद उस हवेली के अंदर से ऐसी चीखें आई कि पूरा गांव कांप उठा। जब पुलिस ने सुबह दरवाजा तोड़ा तो हवेली के अंदर परिवार के 6 लोगों का शव पड़ा हुआ था। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि किसी के भी शरीर पर एक चोट का छोटा सा भी निशान नहीं था। उनकी आंखों का सफेद हिस्सा पूरी तरह काला पड़ चुका था, जैसे किसी ने अंदर से उनकी आत्मा को निचोड़ लिया। रघुवीर सिंह का तो नामो निशान तक नहीं मिला। तभी से वो हवेली हमेशा के लिए शापित मानकर बंद कर दी गई थी। तभी कॉलेज की छुट्टियां शुरू होते ही चारों दोस्तों ने एक बाहर घूमने का एक प्लान बनाया। कबीर, जिसे पैरानॉर्मल और भूतिया चीजों का बहुत शौक था, उसने विक्रम को इस बात के लिए मना लिया कि इस वीकेंड उसी पुरानी हवेली में रुकेंगे जहां उनके दादाजी बहुत पहले रुक के इतना बड़ा कांड करके गए हैं। उसको देखना था कि क्या ये बात सही में सच है या गांव वाले सिर्फ लोगों को डराने के लिए ये सब कहानी बना रहे हैं। शनिवार की रात करीब 10:30 बजे उनकी कार उस वीरान हवेली के सामने आकर रुकी। बाहर का मौसम अचानक से ऐसा बदला मानो कुदरत उन्हें वहां रुकने से मना कर रही है। तूफानी हवाएं चल रही थी, बिजली इस तरह कड़क रही थी कि मानो आसमान फट गया। जैसे ही विक्रम ने हवेली का भारी भरकम मुख्य दरवाजा खोला, अंदर से एक सड़ी हुई दीवारों की एक ऐसी बदबू आई जिससे सबका दम घुटने लगा। हॉल के बीचों बीच एक बड़ी सी लकड़ी की मेज पड़ी हुई थी, जिस पर बरसों की धूल जमी हुई थी। अंजलि को शुरुआत से ही वहां का माहौल बहुत खराब और डरावना लग रहा था। उसने कहा, विक्रम, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इन दीवारों के पीछे से हमें कोई घूर रहा है, कोई हमें देख रहा है। काम करते हैं, वापस चलते हैं यहाँ से। बाकी सबने उसके डर का मजाक उड़ाया। तभी कबीर ने अपने बैग से एक ओइजा बोर्ड निकाला।
यह बाजार का कोई साधारण बोर्ड नहीं था, बल्कि उसने पुरानी किताबों से पढ़कर उस पर कुछ तांत्रिक प्रतीक खुद बनवाए थे। उसने मेज पर 2 मोमबत्तियां जलाई और उसी पल पूरे इलाके की बिजली चली गई। अब सिर्फ मोमबत्तियों की मध्यम मध्यम रोशनी उनका एकमात्र सहारा थी। रात के ठीक 12 या पौने 12 बज रहे थे। चारों दोस्तों ने मेज के चारों तरफ घेरा डालकर बैठ गए। कबीर ने बोर्ड के बीच में वो तीर वाला प्लान चैट रखा। सबने अपनी एक एक उंगली उस पर टिका दी थी। कबीर ने सबको सख्त हिदायत दी कि याद रखना, कोई भी अपनी उंगली नहीं हटाएगा जब तक हम उस शक्ति को गुड बाय नहीं बोल देते। कनेक्शन बिल्कुल नहीं टूटना चाहिए। कबीर ने अपनी आंखें बंद की और गहरी गूंजती हुई आवाज में कहा, क्या इस हवेली में कोई अदृश्य साया मौजूद है? अगर है तो इस प्लानचेट को हिलाकर अपनी मौजूदगी का मुझे एहसास कराओ। पहले 2 मिनट तक कमरे में सिर्फ सन्नाटा रहा, लेकिन तभी कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा। उनकी सांसों से हल्की भाप निकलने लगी और फिर बिना किसी के जोर लगाए वो लकड़ी का प्लानचेट अपने आप कांपने लगा, जैसे उसके अंदर कोई चुंबकीय शक्ति आ गई। वो धीरे धीरे सरकते हुए सीधे जाकर रुका यश पर। अंजलि ने डर के मारे अपनी सांसें रोक ली। कबीर ने अगला सवाल पूछा, क्या तुम ठाकुर रघुवीर सिंह हो? प्लानचेट इस बार बहुत तेज से हिला और वो गया नो पर। फिर अगला क्वेश्चन कि तुम कौन हो? फिर अपना नाम बताओ। उसकी आवाज में अब डर साफ दिख रहा था। इस बार प्लानचेट किसी आम आत्मा की तरह धीरे धीरे नहीं चला। वो इतनी तेजी से घूमने लगा जैसे कोई उसे पागलों की तरह हिला रहा। वह एक अक्षर पर गया, फिर दूसरे पर, फिर तीसरे पर, फिर चौथे। अक्षर क्या बन रहे थे? अक्षर बन रहे थे ZOZO। फिर दोबारा से फिर वही अक्षर बनते हैं ZOZO, मतलब जोजो। जैसे ही वो नाम पूरा हुआ, हवेली के ऊपरी मंजिल पर एक जोरदार धमाका हुआ, मानो किसी ने कोई भारी अलमारी जमीन पर उठा के पटक दी हो। यह देखकर अंजलि तुरंत रोने लगी। कबीर, मैंने इस नाम के बारे में पढ़ा है। यह कोई इंसानी आत्मा नहीं है। यह एक बेहद प्राचीन और दुष्ट शैतानी साया है जो लोगों को पागल कर देता है। जल्दी से ये खेल बंद करो। कबीर ने घबराकर उसकी बात सुनने के बाद प्लानचेट को गुड बाय की तरफ खींचने की कोशिश की, लेकिन वो प्लानचेट मेज के इस तरह चिपक गया था कि मानो कोई पत्थर का हो गया हो। कबीर ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। तभी एक भयानक आवाज के साथ में वो ओइजा बोर्ड 2 टुकड़ों में। बोर्ड के टूटते ही जो मोमबत्तियां जल रही थी उनकी लौ अचानक नीली हो गई और वो बुझ गई। अब वहां सिर्फ एक घना डरावना अंधेरा था। तभी उन्हें हॉल में एक अंधेरे कोने में से किसी के गुर्राने की आवाज आई, जैसे कोई हिंसक जानवर सांस ले रहा हो। विक्रम ने थरथराते हाथों से अपने फोन का फ्लैश लाइट ऑन किया। लाइट का फोकस जैसे ही उस कोने पर गया, चारों की चीख निकल गई, क्योंकि वहां पर निशा खड़ी थी। लेकिन वो निशा नहीं थी। उसके दोनों हाथ और पैर उल्टी तरफ मुड़े हुए थे। उसका शरीर एक मकड़ी की तरह दीवार पर चिपका हुआ था। उसकी गर्दन पीछे 180 डिग्री पर घूमी हुई थी। उसकी आंखों का सफेद हिस्सा पूरी तरह गायब हो चुका था। आंखें कोयले जैसी काली हो चुकी थी। निशा के मुंह से एक साथ कई लोगों की मिली जुली भारी और डरावनी आवाज निकली। तुमने दरवाजा खोला है, पर बंद करना भूल गया। तुम में से कोई भी यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। इतना बोलते ही निशा सीधे दीवार से कबीर के ऊपर झपटी। विक्रम ने भागने के लिए मुख्य दरवाजे को खींचने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बाहर से ही ऐसा जाम हो चुका था मानो पत्थर का दीवार बन गया। साय ने कबीर को एक हाथ से उठाकर हॉल के दूसरे कोने में फेंक दिया। कबीर का सिर दीवार से जा टकराया और वो वहीं पर ही बेहोश हो गया।
विक्रम और अंजलि एक दूसरे का हाथ पकड़कर सीढ़ियों की तरफ भाग रहे थे। हवेली के ऊपर वाले एक कमरे में घुसे और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। लगा कि वो वहां सुरक्षित रहेंगे, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी भूल थी। कमरे के अंदर रखे एक पुराना आदमकद आईने में उन्हें उनकी अपनी परछाई नहीं दिख रही थी, बल्कि आईने के अंदर रघुवीर सिंह और उनके पूरे परिवार की लाशें लटकती हुई दिखाई दे रही थी। धीरे धीरे आईने से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। दीवारों पर अपने आप कुछ लिखने लगता है। जब वो लोग दीवार की तरफ देखते हैं तो उस पर खून से कुछ लिखा होता है कि अब तुम लोग बच नहीं पाओगे, तुम सबकी मौत आज आ गई। बाहर से निशा कमरे के दरवाजे को अपनी अलौकिक ताकत से तोड़ रही थी। दरवाजा टूटने ही वाला था कि अंजलि को याद आया कि उसकी माँ ने उसे बैग में गंगा जल की एक छोटी सी बोतल और काली माता के मंदिर का सिद्ध रक्षा सूत्र मतलब कि कलावा रखा था। उसने कांपते हाथों से बैग खोला। जैसे ही दरवाजा पूरी तरह टूटा और निशा का वो खौफनाक रूप अंजलि की तरफ बढ़ा, अंजलि ने पूरी ताकत से वो गंगा जल निशा की तरफ फेंक दिया और वो रक्षा सूत्र उसके माथे से छुआ दिया। एक ऐसी चीख गूंजी जिसने उसके कानों के पर्दे फाड़ दिए हों। हवेली की खिड़कियों के सारे शीशे एक साथ चकनाचूर हो गए। काला धुआं निशा के शरीर से निकला और छत को चीरता हुआ गायब हो गया। निशा जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई थी। उसी पल हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप खुल गया। विक्रम और अंजलि किसी तरह कबीर और निशा को उठाकर कार तक लेकर आते हैं और गाड़ी को पूरी रफ्तार से वहां से भगाते हैं। तभी कुछ देर चलने के बाद ही सुबह की धूप निकल चुकी थी। ये लोग तुरंत अस्पताल पहुंचते हैं। निशा को होश तो आ गया था, लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि गहरे सदमे के कारण उस रात की कोई भी बात निशा को याद नहीं है। कबीर भी धीरे धीरे ठीक हो गया। सबको लगा कि बुरा वक्त बीत गया है। इस घटना को तकरीबन 6 महीने बीत चुके थे, लेकिन क्या जोजो जैसी दुष्ट शक्तियां इतनी आसानी से पीछा छोड़ देती हैं? कल रात अंजलि निशा के घर पर ही रुकी हुई थी। रात के ठीक 12:10 पर अंजलि की आंख खुलती है। कमरे में अजीब सी बर्फीली ठंडक थी। उसने देखा कि निशा अपने बिस्तर पर नहीं थी। अंजलि उठकर धीरे से हॉल की तरफ गई। वहां पर बिल्कुल काला अंधेरा था। अंजलि ने अपने फोन की फ्लैश लाइट ऑन की। लाइट की रोशनी जैसे ही फर्श पर पड़ी, अंजलि के पैर वहीं पर जम गए। निशा जमीन पर बैठी हुई उसकी उंगली फर्श पर चला रही थी, जैसे वो फर्श पर कोई अदृश्य ओइजा बोर्ड चला रही है। वो अपनी उंगली को खुरच कर फर्श पर अपने ही खून से लिख रही थी। क्या लिख रही थी? Z-O, Z-O। और जैसे ही निशा ने पीछे मुड़कर देखा, उसकी आंखें फिर से पूरी तरह काली पड़ चुकी थी। उसके चेहरे पर एक रूह कपा देने वाली मुस्कान थी। उसने अपने होठों पर उंगली रखी और डरावनी आवाज में फुसफुसाते हुए कहा, गेम अभी खत्म नहीं हुआ। तो दोस्तों, क्या वाकई में ओइजा बोर्ड से पीछा छुड़ाना इतना आसान है, या फिर एक बार जो दरवाजा खुल जाता है वो कभी नहीं बंद होता? अगर आपके पास भी कोई ऐसी पुरानी घटना कहानी है तो कमेंट करके जरूर बताइए। अमित डाल टेल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और रात को सोने से पहले अपने कमरे के दरवाजे को ठीक से बंद कर लीजिए। मिलते हैं जल्दी ही आपसे अगली वीडियो में अगली खौफनाक दास्तान के साथ। तब तक के लिए जय।